हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ऐसा आपको पता है कि हमारा लेक्चर 9 भी कंप्लीट हो गया है। तो थोड़े से हम अब ऊप्स प्रिंसिपल हमने पढ़ लिए हैं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन और क्लास और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स भी हमने देखे थे। तो आज थोड़ा सा मिक्सचर है इन्हीं सब का हमारे एमसीक्यूज के अंदर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऊप्स का हमारे, और इसके प्रिंसिपल्स हमने बहुत डिटेल में पढ़े विद एग्जाम्पल्स, हमने इम्प्लीमेंटेशंस भी देखे। ठीक है, क्या क्या सिचुएशंस आती हैं और उनको कैसे हैंडल किया जाता है प्रिंसिपल्स के केस में, वो हमने चेक किया। क्लासेस कैसे होती हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं, हमने बहुत डिटेल में सब पढ़ा है। तो फर्स्टली तो आई रिक्वेस्ट कि अगर किसी ने वीडियोस नहीं देखे हैं और वो डायरेक्ट यहाँ पे आ रहे हैं, तो पहले आप प्लीज लेक्चर वीडियोस देखिए। उसमें हमने बहुत क्लैरिटी से चीजों को समझाने की कोशिश की है। उसके बाद आप इन एमसीक्यूज को करेंगे तो आई डेफिनेटली श्योर कि अगर आप खुद ही आप इन एमसीक्यूज के आंसर्स देने में सक्षम रह पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पे कुछ हमने 50+ एमसीक्यूज लेने की कोशिश की है और देखते हैं कि आज कितने हो पाते हैं। होपफुली मेरे ख्याल से सारे ही हम कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर वीडियोस आपको हेल्पफुल लग रहे हैं आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, या आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम या इंटरव्यूज कह लें, तो प्लीज वीडियोस को जरूर लाइक कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और हेल्पफुल कंटेंट्स ला सकूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन थोड़े से ग्रेजुअली भी देखेंगे और थोड़े से मिक्सचर्स भी देखेंगे। मतलब ये है कि प्रोग्राम्स के आउटपुट वाले क्वेश्चंस भी देखेंगे, कुछ जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं वो भी यहाँ पे हम चेक करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दीज इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट? थ्रेड, एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट, लिस्ट एंड नन ऑफ द मेंशन। तो देखो, वैसे तो ये क्वेश्चन आपको मल्टी थ्रेडिंग हम करेंगे तब और ज्यादा क्लियर होगा। बाकी यहाँ पे अभी देख लीजिए जो आंसर है इसका, वो क्या है, जो हमारे थ्रेड होते हैं, ठीक है, दे आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of these keywords are used to define an abstract class? तो देखो, abstract class डिफाइन करने के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं। अब आप देखें तो जो B है और C है, दोनों ही क्या है, सेम है। लेकिन यहाँ पे देखिए, क्योंकि हमारी जावा केस सेंसिटिव होती है और ये स्मॉल ए है और ये कैपिटल ए है, हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट, स्मॉल ए वाला। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दीज इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट? क्या है क्वेश्चन, क्या स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, हम देखते हैं। एवरी क्लास कंटेनिंग एब्स्ट्रैक्ट मेथड मस्ट बी डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट। Abstract class defines only the structure of the class, not its implementation. Abstract class can be initiated by a new operator and abstract class can be इनहेरिटेड। हमें क्या बताना है, जो कि नॉट अ करेक्ट मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो आप अगर सी स्टेटमेंट देखिए, क्या कह रहा है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन बी इनिशिएटेड बाय अ न्यू ऑपरेटर। इसका मतलब क्या हो गया कि क्या हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो हमने देखिए, हमारे नोट्स में देखा था कि जब भी कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट होती है तो उसका इंस्टेंस नहीं बनता, यानी कि उसको आप इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ दीज पैकेज कंटेन्स द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड? तो देखो, इसका आंसर क्या है, आपका जो java.lang पैकेज है वो कंटेन करके रखता है आपका एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। ये बहुत छोटे छोटे एमसीक्यूज है, बट ये कई बार पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि देखो इसमें आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, चीजों का थोड़ा सा पता होना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड जो है कौन से पैकेज के अंदर आता है, तो आप इनके आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। java.lang पैकेज वैसे भी बहुत एक डिफॉल्ट पैकेज है, जो कि आपके मेथड्स में ऑलरेडी इंक्लूड होता है आपकी प्रोग्राम के अंदर। तो java.lang पैकेज है जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड आपका कंटेन होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब थोड़े से आउटपुट वाले आ गए। देखिए, मिक्सचर लेंगे हम, कुछ कॉन्सेप्ट्स वाले लेंगे और कुछ हम आउटपुट वाले लेंगे। व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावा कोड? तो देखिए, कोड क्या दे रखा है हमको, एक क्लास दे रखी है ए, ठीक है, जिसके अंदर दो वेरिएबल हैं आई और जे। आई आपका पब्लिक है और जे आपका प्राइवेट है। इसके बाद आप एक क्लास बी ले रहे हो जो कि एक्सटेंड कर रही है ए को, और यहाँ पे आपने एक मेथड बनाया है डिस्प्ले। सुपर कीवर्ड किस लिए यूज होता है, आपके पेरेंट क्लास के वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए, वेरिएबल या मेथड या फिर कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो सुपर डॉट जे से आप क्या करो, इक्वल टू सुपर डॉट आई प्लस 1, और फिर यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में करा रहे हो सुपर आई एंड सुपर जे। अब यहाँ पे आप देखिए, आप इसी वाली स्टेटमेंट से ही समझ जाएंगे कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या हो सकता है। आप किसको एक्सेस करना चाह रहे हो, जे को, और जे किस टाइप का है, प्राइवेट टाइप का। तो हमने बताया एक्सेस मॉडिफायर में कि अगर कोई वेरिएबल प्राइवेट टाइप का डिफाइन है, इसका मतलब वो सिर्फ विद इन अ क्लास यूज हो सकता है, आउटसाइड द क्लास यूज नहीं हो सकता, चाहे उसको आपने इनहेरिट भी किया हो। तो इस स्टेटमेंट की वजह से ये पूरा प्रोग्राम क्या दे देगा आपको, कंपाइल टाइम एरर। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, कंपाइल टाइम एरर, क्योंकि आप एक प्राइवेट मेंबर को आउटसाइड द क्लास एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी, कंपाइलर एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्या है, अब हमको दो क्लासेस वापस दिए, आउटपुट पूछा है। अब दोनों आई और जे हैं, वो दोनों क्या हैं, पब्लिक टाइप के हैं। और कंस्ट्रक्टर इन्होंने एक बनाया जिसमें आई की डिफॉल्ट वैल्यू 1 और जे की डिफॉल्ट वैल्यू 2 दी है, ठीक है। इसके बाद एक क्लास बनाई है बी, जिसने इनहेरिट किया है इनहेरिट किया है क्लास ए को, जहाँ पे इसने अपना भी एक वेरिएबल बनाया है ए और खुद का कंस्ट्रक्टर बनाया है। और कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, सुपर को कॉल कर रहा है। सुपर को कॉल कर रहा है इसका मतलब अपने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को ये कॉल कर रहा है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में आपने बी का ऑब्जेक्ट बनाया यानी कि चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और यहाँ से आप क्या प्रिंट करना चाह रहे हो, obj.i एंड obj.j। तो देखो जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कौन सा है, ये वाला है। जैसे ही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इस ब्लॉक में आप जाएंगे और यहाँ से आप क्या कॉल कर रहे हैं, सुपर यानी कि पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को। तो पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, आई और जे की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 1 और जे की वैल्यू हो जाएगी 2। और क्योंकि ये दोनों क्या है, पब्लिक है, इसलिए इसके चाइल्ड क्लास के अंदर भी इनकी एक्सेसिबिलिटी होगी। तो जब आप obj.i और obj.j मींस बी के ऑब्जेक्ट से अगर आई और जे को एक्सेस करवाना चाहेंगे तो कर सकेंगे, क्योंकि ये पब्लिक टाइप के हैं। तो इसमें वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 एंड 2। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए वापस एक क्लास है ए, जिसमें एक वेरिएबल आपने डिफाइन किया है इंट आई, और एक डिस्प्ले मेथड है जो कि इस आई वेरिएबल को प्रिंट कर रहा है, ठीक है। फिर एक क्लास बी बनाइए एक्सटेंड से। देखिए अगर आपको इसे समझने में दिक्कत आ रहा है तो आप वीडियो पॉज करके खुद से भी मेथड देख सकते हैं और फिर इसका एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं, ठीक है। क्लास बी ने एक्सटेंड किया है क्लास ए को, यहाँ पे इसने अपना एक वेरिएबल बनाया है जे, और यहाँ पे भी देखिए इसने सेम मेथड बनाया है। देखिए ये क्या हो रही है यहाँ पे, मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्यों होगा यहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल सेम सिग्नेचर के दो मेथड्स हैं, चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास में। और यहाँ पे आप क्या प्रिंट कर रहे हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जे। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, बी का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, obj.i में डाल रहे हो 1 और obj.j में क्या डाल रहे हो 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या कॉल करा रहे हो, obj.display। तो जब आप इस डिस्प्ले मेथड को कॉल कराएंगे तो ये देखेगा कि कौन से ऑब्जेक्ट से कॉल हो रहा है, ये चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल हो रहा है। तो कौन सा डिस्प्ले मेथड कॉल होगा, ये वाला डिस्प्ले मेथड कॉल होगा। तो इसके अंदर आप किसको प्रिंट करवा रहे हैं, जे को, और जे की वैल्यू कितनी असाइन की है ऑब्जेक्ट ने, 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। तो देखो ये मेथड ओवरराइडिंग हो रही थी, पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मींस मेथड ओवरराइडिंग। तो यहाँ पे जब भी मेथड कॉल होगा तो रिजॉल्व कैसे होगी ये नेमिंग, कि आप कौन से ऑब्जेक्ट से इसको कॉल करा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक आपने क्लास बनाई है ए, जिसके अंदर एक तो आई जो है पब्लिक टाइप का है और जे जो है वो प्रोटेक्टेड टाइप का है। क्लास बी ने एक्सटेंड किया है ए को, यहाँ पे आपने इंट जे एक वेरिएबल बनाया है। वॉइड डिस्प्ले में आप सुपर डॉट जे, देखो सुपर डॉट जे का मतलब क्या है, पेरेंट क्लास की। अब देखिए यही चीज मैं आपको समझाना चाह रही थी जब हम सुपर कीवर्ड पढ़ रहे थे, कि क्लास ए के अंदर भी जे वेरिएबल डिफाइन है और क्लास बी के अंदर भी जे वेरिएबल डिफाइन है। अब इनका नेम कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कैसे रिजॉल्व होगा, सुपर की हेल्प से। जब आप सुपर डॉट जे लिख रहे हैं इसका मतलब आप कौन से जे वेरिएबल को रेफर करना चाह रहे हैं, क्लास की वेरिएबल को, ठीक है। क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है तो ये एक्सेसिबल होगा आपकी चाइल्ड क्लास में। तो सुपर डॉट जे में आप क्या डालना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप डालना चाह रहे हैं 3। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में क्या कर रहे हैं, आई और जे को यहाँ पे आप प्रिंट करवा रहे हैं। देखिए लेकिन इस जे पे आपने सुपर नहीं लगाया है, तो ये जे किसको प्रेफरेंस देगा, इस वाले जे को, ठीक है। अब देखिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में आपने बी का ऑब्जेक्ट बनाया, obj.i ने दिया 1 और obj.j ने दिया 2। तो यहाँ पे i तो क्या है, एक ही है, इसलिए कोई नेम कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। तो i की वैल्यू तो हो गई 1 और obj.j किसको दे देगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 2, ठीक है। जबकि सुपर डॉट जे की वैल्यू कितनी है, 3। अब आप जब प्रिंट करवाएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में आई और जे को, तो आई और जे में कौन सी वैल्यू प्रिंट्स होंगी, जो कि पहले तो आई की वैल्यू तो देखो, आई की वैल्यू तो उसको कहां से मिलेगी, पेरेंट क्लास से मिलेगी। तो आई की वैल्यू तो हो जाएगी 1, लेकिन जे की वैल्यू यहाँ पे कौन सी प्रिंट होगी, यहाँ पे जे की वैल्यू प्रिंट होगी आपकी जो क्लास बी के अंदर जे मेथड डिफाइन है। क्योंकि आप obj.j कर रहे हो तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टनेस देखो, सुपर कीवर्ड अगर आप सुपर डॉट जे लिखते हैं तब तो 3 प्रिंट होता, लेकिन आपने सिर्फ जे लिखा है तो कौन सी जे की वैल्यू प्रिंट होगी, दिस वन, ठीक है। तो इसके आंसर आ जाएगा 1 एंड 2, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई रिक्वेस्ट आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए, जो आउटपुट वाले क्वेश्चन हैं उसमें आप उस क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़िए और उसके बाद उसका या तो आप खुद से सॉल्व करने की देखिए, अगर आंसर गलत आ रहा है तो फिर एक्सप्लेनेशन को समझिए तो ज्यादा क्लियर होगा। Which of these keyword must be used to inherit a class?
क्लास को इनहेरिट करने के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? एक्सटेंड्स यूज करते हैं, ठीक है, ये हमें पता है। क्लास को इनहेरिट करने के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? एक्सटेंड्स। और अगर कोई इंटरफेस को हमें एक्सटेंड करना है या फिर इनहेरिट करना है तो उसके लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, a class member declared protected becomes a member of subclass of which type? यानी कोई क्लास है जिसके अंदर प्रोटेक्टेड मेंबर डिफाइन है, ठीक है ना, प्रोटेक्टेड मेंबर्स डिक्लेयर्ड है। और कोई सपोज ये क्लास है ए और एक क्लास है बी जिसने इस क्लास को इनहेरिट किया है, ठीक है। तो जो ये प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं वो क्लास बी के अंदर किस तरीके से एक्ट करेंगे? वो किस तरीके के मेंबर्स बन जाएंगे क्लास बी के अंदर? वो बन जाएंगे प्राइवेट मेंबर्स, ओके। So a class member declared protected becomes a private member of a sub class. नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ दिस इज द करेक्ट वे ऑफ इनहेरिटिंग अ क्लास ए बाय क्लास बी? अभी हमने देखा कैसे इनहेरिट करते हैं, क्लास बी एक्सटेंड्स ए, ठीक है ना, क्लास का नाम आ जाता है बस। तो देखो इसमें कौन सा सही है? क्लास बी एक्सटेंड्स क्लास ए, ये गलत है, क्लास कीवर्ड आप वापस से यूज नहीं करते हो। क्लास बी एक्सटेंड्स ए, हाँ दिस वन इज द करेक्ट। प्लस नहीं लगता, इनहेरिट्स नहीं लगता, इनहेरिट्स कोई कीवर्ड नहीं लगता, कीवर्ड क्या लगता है? एक्सटेंड्स लगता है और फिर क्लास का नाम आता है और फिर आपकी जो भी क्लास की डेफिनेशन है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लास वापस से आउटपुट पूछा गया है तो आई रिक्वेस्ट कि पहले पॉज कीजिए और फिर देखिए। क्लास ए है जिसके अंदर इंटीजर आई है, ये किस टाइप का हो गया? डिफॉल्ट टाइप का हो गया है ना, क्योंकि आगे कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगाया है। वॉइड डिस्प्ले में हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके आई कर दिया, फिर इंट जे किया, वॉइड डिस्प्ले किया और फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हमने किसको कर दिया? जे को कर दिया। अब देखिए बी के अंदर ऑब्जेक्ट बनाया है और ओबीजे डॉट आई से हमने वैल्यू दे दी है 1, यानी कि आई की वैल्यू तो है 1 और जे की वैल्यू कितनी है? ओबीजे डॉट जे की वैल्यू है आपकी 2। अब हम कॉल करा रहे हैं ओबीजे डॉट डिस्प्ले, देखो सेम ही टाइप का हो गया है ना। तो ओबीजे डॉट डिस्प्ले करा रहे हैं तो कौन सा डिस्प्ले मेथड कॉल होगा? ओबीजे किसका ऑब्जेक्ट है? क्लास बी का ऑब्जेक्ट है, तो कौन सा मेथड कॉल होगा? क्लास बी का मेथड ही कॉल होगा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी? जे की वैल्यू कितनी है? 2, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2, ओके। अगर आप क्लास ए के ऑब्जेक्ट से कॉल कराते हैं तो कौन सा मेथड कॉल होता है? ये वाला। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फिर हमारा आउटपुट वाला है, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से समझिए कि क्या है पहले और फिर आंसर प्रेडिक्ट कीजिए। क्या है क्वेश्चन? क्लास ए है जिसके अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया है आई टाइप का, ठीक है ना, इंटीजर टाइप का है, आई वेरिएबल नेम है। क्लास बी ने ए को एक्सटेंड किया, इंट जे वॉइड डिस्प्ले में हम क्या कर रहे हैं? सुपर डॉट आई इक्वल टू हम क्या कर रहे हैं? जे प्लस 1 और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में हम जे और आई की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। अभी हमें कुछ नहीं पता जे और आई की वैल्यू क्या है, तो हम चलते हैं हमारे मेन मेथड में और देखते हैं ऑब्जेक्ट ने जे और आई की वैल्यू क्या डिफाइन की है। आई की वैल्यू है 1, ठीक है ना, आई की वैल्यू कितनी है? 1 और जे की वैल्यू कितनी है? 2। देखो यहाँ पे कोई नेम कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ना कोई मेथड कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है ना, क्योंकि एक ही मेथड है और वेरिएबल्स के नेम भी अलग अलग है। ओबीजे डॉट आई की वैल्यू हो गई 1 और ओबीजे डॉट जे की वैल्यू हो गई 2। अब आपने क्या कॉल कराया? ओबीजे डॉट डिस्प्ले। जैसे आप डिस्प्ले मेथड में गए, सुपर डॉट आई का मतलब क्या हो गया? पेरेंट का जो इंस्टेंस वेरिएबल है आई, उसकी वैल्यू में क्या डाल दो? जे प्लस 1। तो जे की वैल्यू कितनी थी? 2 और इसमें प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3। तो आई की वैल्यू ओवरराइट हो गई, कितनी हो गई? 3। और अब आपको प्रिंट करवाना है, तो देखो जे की वैल्यू में तो कोई चेंजेस नहीं हो, तो जे तो 2 ही रहेगा, लेकिन आई की वैल्यू क्या चेंज हो गई? अब देखो यहाँ पे आप डायरेक्टली आई यूज करते हो, यहाँ पे सुपर डॉट आई लिखने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि आई सिर्फ एक ही वेरिएबल है जो कि पेरेंट में डिफाइन है, तो कोई नेम कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ सुपर आप नहीं भी लिखेंगे तो भी आई के पेरेंट को ही, आई के ही पेरेंट के वेरिएबल को ही कॉल करेगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 2 and 3। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए एक क्लास बनाइए ए जिसके अंदर 2 पब्लिक वेरिएबल्स आपने डिफाइन किए हैं आई एंड जे, और इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें आई की वैल्यू डाली है 1 और जे की वैल्यू डाली है 2, ठीक है। इसके बाद हमने क्लास बी में एक वेरिएबल बनाया है ए नाम से और बी का कंस्ट्रक्टर बना के सुपर को कॉल कर दिया है, ठीक है। और मेन मेथड में क्या किया है? ऑब्जेक्ट बनाया है बी का, जैसे बी का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और इसके कंस्ट्रक्टर से किसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है? पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। और पेरेंट के कंस्ट्रक्टर में आप क्या कर रहे हो? आई और जे की वैल्यू कर रहे हो यहाँ डिफाइन 1 and 2। तो जब आप ओबीजे डॉट आई और ओबीजे डॉट जे करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 and 2। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए,
विच ऑफ व्हाट इज नॉट अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। तो देखो जब हमने इनहेरिटेंस की टाइप देखे थे तो हमने देखा था इनहेरिटेंस किस टाइप का होता है, एक सिंगल हो सकता है, ठीक है, मल्टीपल हो सकता है, हालांकि मल्टीपल जावा में अलाउ नहीं है, इंटरफेस के थ्रू आप मल्टीपल इनहेरिटेंस अप्लाई कर सकते हो, बट मल्टीपल इनहेरिटेंस इज अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। और क्या होता है, मल्टी लेवल होता है, ठीक है, हिरार्किकल होता है एंड हाइब्रिड होता है, ठीक है, ये होते हैं हमारे इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे देखिए सिंगल है, ठीक है, डबल, हिरार्किकल और मल्टीपल। तो देखो सिंगल इनहेरिटेंस सही है, हिरार्किकल सही है, मल्टीपल सही है। डबल इनहेरिटेंस कोई टाइप नहीं है इनहेरिटेंस का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। हमसे ये पूछा गया है कि कौन सा टाइप नहीं है इनहेरिटेंस का, तो डबल इनहेरिटेंस जो है वो कोई टाइप नहीं है इनहेरिटेंस का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा कैन बी इम्प्लीमेंटेड। देखो अभी मैंने बताया इसका आंसर, वैसे तो मल्टीपल इनहेरिटेंस देखा जाए तो जावा में अलाउ नहीं होता, आप मल्टीपल क्लासेस को एक्सटेंड नहीं कर सकते, बट आप किसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मल्टीपल इंटरफेसेस को, ठीक है, हम मल्टीपल इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे आपका इंप्लीमेंट किया जा सकता है, विद द हेल्प ऑफ इंटरफेसेस। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ऑल क्लासेस इन जावा आर इनहेरिटेड फ्रॉम विच क्लास। तो मैंने आपको बताया था कि जावा के अंदर जो सबकी पेरेंट है, यानी कि रूट क्लास कौन सी होती है आपकी, ऑब्जेक्ट क्लास होती है। ये कौन सी क्लास है, ये वो क्लास है जो हर क्लास की पेरेंट क्लास होती है जावा के अंदर। तो कौन सी क्लास हो जाएगी ये, जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट। ऑल क्लासेस इन जावा आर इनहेरिटेड फ्रॉम विच क्लास, तो ऑब्जेक्ट क्लास, तो इसका आंसर हो जाएगा जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट। ओके, ऑल क्लासेस इन जावा आर इनहेरिटेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट क्लास एंड इंटरफेस आर नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट क्लास। ओके, नेक्स्ट देखिए, in order to restrict a variable of a class, to restrict a variable of a class from inheriting to subclass, मतलब हमें क्या करना है, कोई क्लास अगर इनहेरिट हो भी रही है लेकिन उसके कुछ वेरिएबल्स को हमें रेस्ट्रिक्ट करना है कि वो इनहेरिट ना हो सब क्लास से, तो हम उस वेरिएबल को किस तरीके का डिक्लेयर करेंगे। अभी हमने इसका एक क्वेश्चन भी देखा था, हम उसे किस टाइप का डिक्लेयर कर देंगे, प्राइवेट टाइप का, क्योंकि अगर आपने वेरिएबल को प्रोटेक्टेड, पब्लिक, स्टैटिक या डिफॉल्ट भी बोले, अगर उस टाइप का कराए तो वो इनहेरिट होता है, लेकिन अगर कोई वेरिएबल आपका प्राइवेट टाइप का हो गया तो वो वेरिएबल आपका सब क्लास में इनहेरिट नहीं होता। सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब हमारे पास क्या है, इफ सुपर क्लास एंड सब क्लास हैव सेम वेरिएबल नेम, विच कीवर्ड शुड बी यूज टू यूज अ सुपर क्लास। यानी कि एक पेरेंट क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है, दोनों के अंदर सेम वेरिएबल नेम है और हमें वेरिएबल कौन सा यूज करना है, हमें पेरेंट क्लास का यानी कि सुपर क्लास का वेरिएबल यूज करना है, तो हम कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे, अभी हमने देखा कौन सा कीवर्ड यूज होगा, सुपर कीवर्ड, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्टैटिक मेंबर्स आर नॉट इनहेरिटेड टू सब क्लास, ये बात है बिल्कुल फॉल्स, स्टैटिक मेंबर्स जो होते हैं वो भी इनहेरिट होते हैं सब क्लास के अंदर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर इंप्लीमेंटिंग इनहेरिटेंस थ्रू एन इंटरफेस। इंटरफेस के थ्रू अगर हमें इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट करना है तो हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, अभी मैंने बताया था इंप्लीमेंट्स। अगर क्लास को एक्सटेंड करना है तो एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज होगा, और अगर इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट करना है तो इंप्लीमेंट्स कीवर्ड यूज होगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर इंप्लीमेंटिंग इनहेरिटेंस थ्रू क्लास, ठीक है, क्लास के थ्रू इंप्लीमेंट करने के लिए कौन सा यूज होता है आपका, एक्सटेंड्स कीवर्ड। ओके, नेक्स्ट देखिए, डज जावा सपोर्ट मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सो यस, जावा सपोर्ट मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, बट जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। इनडायरेक्ट वे में अगर इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है तो देखो, वैसे अगर आप क्लास के थ्रू करना चाहे तो मल्टीपल इनहेरिटेंस आपका सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन इंटरफेसेस आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल इंटरफेसेस आप इंप्लीमेंट कर सकते हो सिंगल क्लास के अंदर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज एब्स्ट्रैक्शन इन जावा फोकस ऑन। तो क्या कह रहे हैं कि जावा के अंदर एब्स्ट्रैक्शन किस पे फोकस करता है, जावा के अंदर एब्स्ट्रैक्शन हमने बताया था किस पे फोकस करता है, कि एसेंशियल फीचर्स को दिखाना और जो इंटरनल इंप्लीमेंटेशन है उनको हाइड करना। तो जो एसेंशियल्स है उस पे फोकस करता है, कि जो एसेंशियल फीचर है यानी कि जो यूजफुल फीचर्स हैं यूजर के लिए सिर्फ वो आप उनको शो करते हो, और जो भी उसके अंदर के इंटरनल इंप्लीमेंटेशन बोल रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज बोल रहे हैं, उनको आप हाइड करके रखते हैं यूजर से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ दीज कैन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेन, ठीक है, कि कोई अगर क्लास एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, तो उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्या क्या आ सकता है, ठीक है, तो देखो
ओनली कॉन्क्रीट मेथड का मतलब जो नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं, ठीक है ना, या ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड, बोथ एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट मेथड, नन ऑफ द अबव। तो देखो इसको थोड़ा सा समझिए, अगर कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो उसके अंदर आपके एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी आ सकते हैं और कॉन्क्रीट मेथड भी आ सकते हैं, ठीक है, दोनों ही आ सकते हैं। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि जरूरी नहीं अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो हमेशा एब्स्ट्रैक्ट मेथड कंटेन करके रखे, लेकिन अगर आपने किसी क्लास के अंदर कोई भी एक मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बना दिया, ठीक है, कोई भी एक मेथड को अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट बना दिया तो ये कंपलसरी हो जाता है उस क्लास का क्या होना, एब्स्ट्रैक्ट होना, ठीक है। लेकिन अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो उसके अंदर आपके एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी हो सकते हैं और कॉन्क्रीट मेथड भी हो सकते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट मेथड्स कैन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन कंटेन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, what is the primary purpose of an interface in Java? To provide a concrete implementation of method। तो देखो implementation तो नहीं देता है interface, है ना, to define the signature of method without implementing them and to instantiate objects को instantiate नहीं करता है, and to replace the abstract classes। तो देखो abstract classes को भी completely replace नहीं कर सकता है, क्योंकि abstract class में आपके abstract methods भी होते हैं और concrete method भी होते हैं। तो इन चारों में से ऑब्जेक्ट्स को तो इंस्टेंशिएट करता ही नहीं है, ठीक है, इंप्लीमेंटेशन इंटरफेस देता नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचता है, सिर्फ ऑप्शन बी बचता है। और ऑप्शन बी सही भी है। क्या बोल रहा है कि इंटरफेस जो है सिर्फ सिग्नेचर डिफाइन करता है मेथड का विदाउट इंप्लीमेंटिंग देम, उनको बिना इंप्लीमेंट किए सिर्फ सिग्नेचर जो है वो डिफाइन करने के काम में आता है इंटरफेस, बेसिकली उसका प्राइमरी पर्पस ही है। हाउ मेनी इंटरफेसेस कैन अ जावा कैन क्लास इंप्लीमेंट। तो देखो कितने भी हमने क्या बोला है कि जावा जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे सपोर्ट करती है, थ्रू इंटरफेसेस। मल्टीपल इनहेरिटेंस हमको अगर सपोर्ट कराना है तो कैसे सपोर्ट करती है, थ्रू इंटरफेसेस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से याद रखना कि इंटरफेस के थ्रू आप मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो जावा में सपोर्ट करा सकते हो। इसका मतलब है जो क्लास है वो मल्टीपल इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर सकती है और इसमें कोई लिमिट नहीं है, तो एज मैनी एज रिक्वायर्ड इट कैन इम्प्लीमेंटेड बाय वन क्लास टू इंटरफेसेस। ओके, नेक्स्ट देखो, Can you declare variable inside an interface? Yes, we can declare a variable inside an interface। लेकिन अगर कोई वेरिएबल आपका इंटरफेस के अंदर डिक्लेयर होता है तो वो इम्प्लिसिटली क्या हो जाता है, पब्लिक, स्टैटिक एंड फाइनल। इसका मतलब आपको उसको इनिशियलाइज भी करना होगा वहां पे, और जो भी वेरिएबल इंटरफेस के अंदर आपका डिफाइन होगा, डिक्लेयर होगा, ठीक है, वो इम्प्लिसिटली क्या होगा, पब्लिक भी होगा, स्टैटिक भी होगा और फाइनल भी होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस दे आर इम्प्लिसिटली पब्लिक एंड स्टैटिक। वैसे यहाँ पे फाइनल भी आना चाहिए, पब्लिक, स्टैटिक एंड फाइनल। ओके, नेक्स्ट देखिए, हाउ कैन यू अचीव एब्स्ट्रैक्शन इन जावा। ठीक है, तो देखो एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने का मतलब क्या हो गया कि हम सिर्फ मेथड की सिग्नेचर हम दे रहे हैं और इम्प्लीमेंटेशन जो है उसकी सब क्लासेस करिए। तो ये हम दो चीजों से कर सकते हैं, या तो हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू भी एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम इंटरफेसेस के थ्रू भी एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, थ्रू बोथ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेसेस। नेक्स्ट देखिए, इन रिलेशन टू एब्स्ट्रैक्शन व्हाट डज एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड रिप्रेजेंट। ठीक है, कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। देखो एब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर आप कोई बना देते हो, जैसे मैंने यहाँ पे सपोज एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया शेप नाम से, ठीक है, यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप भी दे देंगे वॉइड शेप, और ये हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या बताता है, बेसिकली ये इसकी कोई बॉडी नहीं बताएगा, ठीक है ना, कि इसकी डेफिनेशन यहाँ पे नहीं देंगे, बस ये जो मेथड आपने बनाया है, जो भी इस क्लास को इनहेरिट करेगा उसे इस मेथड को क्या देना पड़ेगा, उस मेथड की डेफिनेशन देनी पड़ेगी। यानी कि बेसिकली जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं वो किस लिए बने होते हैं, ओवरराइड करने के लिए ड्राइव क्लासेस के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेथड विद अ डिटेल्ड इंप्लीमेंटेशन, ये गलत है। मेथड दैट इज कंप्लीट एंड कैन नॉट बी ओवररिडन, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ओवररिडन के लिए ही आपके एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाए जाते हैं। अ मेथड दैट कैन नॉट बी यूज्ड इन इंटरफेस, इन एन इंटरफेस, ये भी गलत है। इंटरफेस के अंदर तो इम्प्लिसिटली आपके जो मेथड होते हैं वो पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, अ मेथड विथ नो बॉडी एंड मेंट टू बी ओवररिडन इन डिराइव्ड क्लास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा बी इंस्टेंशिएटेड डायरेक्टली। इंस्टेंशिएटेड डायरेक्टली का मतलब है कि अगर मैंने कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है तो क्या मैं उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकती हूँ डायरेक्टली। यानी कि सपोज एक क्लास है एब्स्ट्रैक्ट सर्किल,
ठीक है, तो क्या इस सर्किल का डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बन सकता है? यही चीज इसमें पूछी गई कि क्या डायरेक्टली इस सर्किल क्लास को इंस्टेंशिएट किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि अगर कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो आप उसको इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स, दिस इज नॉट अलाउड। तो आंसर क्या हो जाएगा? नो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैन एन इंटरफेस कंटेन अ कंस्ट्रक्टर इन जावा? ठीक है, तो देखो इंटरफेस को आप बेसिकली क्या करते हो, इनिशिएट तो कर नहीं सकते, ठीक है ना, इसलिए इंटरफेसेस जो हैं दैट कैन नॉट हैव अ कंस्ट्रक्टर्स। द प्राइमरी पर्पस क्या होता है आपके इंटरफेस का? इज टू स्पेसिफाई द मेथड सिग्नेचर्स दैट इंप्लीमेंटिंग क्लासेस विल अडेयर टू। ओके, सो दे कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड एंड देयर इज अ नो नीड ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो इंटरफेसेस जो है वो कंस्ट्रक्टर्स को कंटेन नहीं कर सकते, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा इज और आर ट्रू? ट्रू स्टेटमेंट हमें बतानी है, तो फर्स्ट क्या है? एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज वन दैट इज नॉट यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, तो ये तो बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, आप जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हो वो आपकी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए तो यूज नहीं होती है, ठीक है ना। एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज डिजाइंड टू ओनली टू एक्ट एज अ बेस क्लास टू बी इनहेरिटेड बाय अदर क्लासेस, दिस इज आल्सो ट्रू। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो वो आपकी कैसे ट्रीट करते हैं? एज अ बेस क्लास, इसको आपकी ड्राइव्ड क्लासेस इनहेरिट करती हैं और उसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को डिफाइन करती है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? बोथ 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, वी कैन मेक अ क्लास एब्स्ट्रैक्ट बाय, हम किसी भी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कैसे बना सकते हैं? Declaring it abstract using the virtual keyword, make at least one member function as a pure virtual function। देखो ये एक्चुअली बेसिकली देखा जाए तो C++ की चीज है, तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ क्या है, कि आपको कोई क्लास को अगर एब्स्ट्रैक्ट बनाना है तो इसका आंसर हो जाएगा मेकिंग एटलीस्ट वन मेंबर फंक्शन एज अ प्योर वर्चुअल फंक्शन। प्योर वर्चुअल फंक्शन का मतलब है कि आप एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दो, अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया तो आपको उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन करना कंपलसरी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा? ठीक है, हमें फॉल्स बताना है, तो देखिए हम चालू करते हैं फर्स्ट से। इफ वी ड्राइव एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड डू नॉट इंप्लीमेंट ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स देन द ड्राइव्ड क्लास शुड बी मार्क्ड एज एब्स्ट्रैक्ट, ये बिल्कुल बात सही है। अगर कोई चाइल्ड क्लास है वो उसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को डिफाइन नहीं करना चाहती तो आपको उस चाइल्ड क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कैन हैव कंस्ट्रक्टर, ये बात भी बिल्कुल सही है। अ क्लास कैन बी मेड एब्स्ट्रैक्ट विदाउट एनी एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है, एक कोई क्लास है जो कोई एब्स्ट्रैक्ट आप बना सकते हो विदाउट एनी एब्स्ट्रैक्ट, तो ये बात भी हमने देखी थी कि कोई अगर क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी हो सकते हैं और कॉन्क्रीट भी हो सकते हैं, लेकिन अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं भी होंगे तो भी आप किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हो, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन लास्ट क्या है? अ क्लास कैन इनहेरिट फ्रॉम मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो ये बात है फॉल्स। आप मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते, आप मल्टीपल इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो ये बात है फॉल्स, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंटरफेसेस इन जावा? ठीक है, एंड इंटरफेस कैन कंटेन फॉलोइंग टाइप ऑफ मेंबर्स, पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल फील्ड्स, डिफॉल्ट एंड स्टैटिक, ये तो बात ट्रू है, ये तो हमने देखी थी जब हमने इंटरफेसेस पढ़े थे। एंड इंस्टेंस ऑफ इंटरफेस कैन बी क्रिएटेड, ये बात है फॉल्स, इंस्टेंस क्रिएट नहीं हो सकता। अ क्लास कैन इंप्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेसेस, ये भी बात ट्रू है। एंड मैनी क्लासेस कैन इंप्लीमेंट द सेम इंटरफेस, ये बात भी बिल्कुल है ट्रू। तो आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ टू जो है सेकंड स्टेटमेंट वो फॉल्स है और हमें सारे ट्रू स्टेटमेंट्स बताने हैं, तो जिसमें भी टू नहीं होगा वो सही हो जाएगा। तो देखो ये बी ऑप्शन नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, टू आ रहा है, डी भी नहीं हो सकता, ट्रू आ रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इन जावा? तो देखो जावा का एब्स्ट्रैक्शन, जावा के अंदर एब्स्ट्रैक्शन का पर्पस क्या है? टू हाइड द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल एंड प्रोवाइड अ सिंप्लीफाइड इंटरफेस। देखो ये अलग अलग तरीके से आ सकता है, इस तरीके से आ गया है, पहले हमने देखा तो था कि एसेंशियल फीचर्स को दिखाना, तो बस थोड़े से स्टेटमेंट्स को ये जंबल अप कर देते हैं, बाकी इनका मीनिंग सबका सेम ही है। एब्स्ट्रैक्शन का मेन पर्पस क्या है? टू हाइड द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल एंड प्रोवाइड अ सिंप्लीफाइड इंटरफेस। नेक्स्ट देखिए, select the correct statement about abstraction in Java. Abstraction is only applicable to classes, not interfaces. ये बात तो है गलत। Abstraction is only useful in large scale application, ये बात सही नहीं है। हम हमने तो बहुत स्मॉल प्रोग्राम्स बनाए, वहां पे भी हमने एब्स्ट्रैक्शन को देखा है, ठीक है ना। Abstraction allows for code reuse and modularity, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन इज नॉट सपोर्टेड इन जावा, तो देखो डी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, एब्स्ट्रैक्शन तो जावा में सपोर्ट करता है, जावा के अंदर रूप्स के प्रिंसिपल है। एब्स्ट्रैक्शन जो है वो क्या अलाउ करता है आपको? कोड के रीयूज करने के लिए और मॉड्यूलरिटी का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
ठीक है। और ये बाकी ऑप्शंस भी क्या है, गलत है। जो आपके एब्स्ट्रैक्शन है क्लासेस पे भी एप्लीकेबल है और इंटरफेसेस पे भी है। एब्स्ट्रैक्शन जो है आपकी स्मॉल स्केल एप्लीकेशन में भी एप्लीकेबल होता है, यानी यूजफुल होता है। और एप्लीकेशन जो एब्स्ट्रैक्शन जो है जावा के अंदर भी सपोर्टेड है। तो ऑप्शन सी जो है वो एप्रोप्रिएट करेक्ट आंसर है। एब्स्ट्रैक्शन अलाउज फॉर कोड रीयूज एंड मॉड्युलैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा? An abstract class can be instantiated directly. No. False. An abstract class can have both abstract and non-abstract method. This is true. ठीक है. An abstract class must implement all methods declared as abstract in its superclass. तो ये बात देखो false है। अगर कोई चाइल्ड क्लास सारे methods implement नहीं करना चाहती तो अपने आप को abstract class भी बना सकती है। ठीक है। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट हैव कंस्ट्रक्टर, ये बात भी है फॉल्स, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है उसका कंस्ट्रक्टर हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इंटरफेसेस इन जावा? तो देखो इंटरफेस के लिए एन इंटरफेस कैन बी इंस्टेंशिएटेड डायरेक्टली। नो, दिस इज फॉल्स। इंटरफेस कैन हैव अ इंस्टेंस वेरिएबल, जब इंस्टेंस ही नहीं बना सकते तो उसके इंस्टेंस वेरिएबल्स कैसे बनेंगे? एंड इंटरफेस कैन इंप्लीमेंट अदर इंटरफेसेस। ठीक है, तो ये बात है आपकी ट्रू। ठीक है, दूसरे इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड्स कीवर्ड। ठीक है, जब कोई इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना चाहता है, इनहेरिट करना चाहता है, तो वो कौन सा कीवर्ड यूज करता है? एक्सटेंड। लेकिन अगर कोई क्लास किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना चाहती है तो वो क्या यूज करती है? इंप्लीमेंट्स। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। एन इंटरफेस कैन हैव बोथ एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो ये बात है फॉल्स। ठीक है, ऐसा नहीं है। देखो नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर सारे टाइप के मेथड आ सकते हैं, जबकि इंटरफेस या तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड कंटेन करके रखता है या फिर स्टैटिक और डिफॉल्ट मेथड्स भी कंटेन करके रखता है। ठीक है ना, लेकिन नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर तो सारे आ जाएंगे मेथड, जो बिना एब्स्ट्रैक्ट के अलावा जितने भी मेथड्स होंगे। तो ये क्या है? करेक्ट आंसर नहीं है। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब, Which of the following is an example of abstraction in Java? तो देखो जो मैथ क्लास है, it is an example of your abstraction in Java, क्योंकि ये क्या प्रोवाइड कराती है आपको? सेट ऑफ स्टैटिक मेथड्स प्रोवाइड कराती है मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए विदाउट रिवीलिंग द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। नेक्स्ट देखिए, Which of the following statement is true about method overriding in Java? In method overriding, the method name must be different. तो ये तो पहले ही बात गलत हो गई है। method overriding का ही मतलब क्या है कि method का सिग्नेचर एग्जैक्ट सेम होना चाहिए आपकी पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास में। method overriding can only be applied to abstract method. No, हम बिना abstract नॉन abstract methods के भी इनको override कर सकते हैं। method overriding is not related to abstraction in Java. ठीक है, और लास्ट क्या है? इन मेथड ओवरराइडिंग द मेथड सिग्नेचर मस्ट बी द सेम इन द सुपर क्लास एंड द सब क्लास। तो देखो ये ही है आपकी मेथड ओवरराइडिंग की डेफिनेशन की मेथड का जो सिग्नेचर है वो एग्जैक्टली सेम होता है आपकी सुपर क्लास और सब क्लास के अंदर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन जावा? ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड का पर्पस क्या है आपका? तो इसका पर्पस क्या है एब्स्ट्रैक्ट मेथड का? कि आप एक मेथड को डिफाइन करते हैं जो कि किसके थ्रू इंप्लीमेंट की जाएगी? कॉन्क्रीट सब क्लासेस के थ्रू। देखो कॉन्क्रीट का मतलब क्या है? जो भी नॉन एब्स्ट्रैक्ट सब क्लासेस होंगी जो कि उस पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रही होगी, उसके सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड का इंप्लीमेंटेशन आपको किस में देना पड़ेगा? इन कॉन्क्रीट सब क्लासेस में। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, What is the purpose of predicate functional interface in Java 8? तो देखो ये थोड़ा सा आउट ऑफ स्कोप मतलब बोल ले हम इसको कि बिल्कुल थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप प्रेडिकेट से मतलब समझ लीजिए, प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है कि आप एलिमेंट्स को कैसे फिल्टर करते हो बेस्ड ऑन अ कंडीशन। तो अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाए, कई बार क्या होता है ना, आप पूरा पढ़ते हो लेकिन कोई एक या दो क्वेश्चन जो होते हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स आ जाते हैं, तो वही उस तरीके से ये क्वेश्चन है आउट ऑफ द बॉक्स। इसके अंदर क्या पूछ रहा है कि प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस का क्या पर्पस है? टू प्रोड्यूस द रिजल्ट। देखो ये कोई रिलेटेड नहीं है। प्रेडिकेट्स हमने देखो डीबीएमएस में भी पढ़े हैं, मैथमेटिक्स में भी पढ़े हुए हैं। डीएमएस एक हमारा जो होता था डिस्क्रीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर, उसके अंदर प्रेडिकेट फंक्शंस बहुत यूज होते थे। तो इनका मेन पर्पस क्या होता था? एलिमेंट्स को फिल्टर करना बेस्ड ऑन अ कंडीशन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास? तो देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज एनी पेरेंट क्लास विथ मोर देन वन चाइल्ड क्लास। नहीं, ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है ना, आप क्या बोलोगे? एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ क्लास विच हैज एटलीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड विच कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो कि इंप्लीमेंटेड नहीं होता और उसकी इंप्लीमेंटेशन किसके द्वारा दी जाती है? जो भी
चाइल्ड क्लास उसको एक्सटेंड करेगी उसके द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। देखो इज एनी मेथड तो नहीं होगा, इज अ मेथड विच कैन नॉट बी इनहेरिटेड, ये भी गलत है। इनहेरिटेंस में तो एब्स्ट्रैक्शन यूज हो ही रहा है ना आपका। जब आप किसी एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिक्लेयर कर रहे हो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, और अगर वो क्लास आपकी इनहेरिट किए जा रही है सब क्लासेस के थ्रू, तो उन सब क्लासेस के थ्रू वो इनहेरिट होके डिफाइन होना कंपलसरी है अगर वो कॉन्क्रीट सब क्लास है तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, कैन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफाइन बोथ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड? तो ये बात है बिल्कुल सही। अभी हमने देखा था एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी हो सकते हैं और कॉन्क्रीट मेथड भी हो सकते हैं। कॉन्क्रीट मेथड को ही हम क्या कहते हैं? नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहते हैं। तो दोनों हो सकते हैं और दोनों ही जो है चाइल्ड क्लास इनहेरिट करती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यस, द चाइल्ड क्लास विल इनहेरिट बोथ। ओके, नेक्स्ट देखिए, does a subclass that extends an abstract class have to give implementation to all the abstract methods of the superclass? तो फर्स्ट ऑप्शन है नो नेसेसरली इफ द सबक्लास इज गोइंग टू बी डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट। तो ये बात सही है कि अगर आपने सब क्लास को ही एब्स्ट्रैक्ट बना दिया है तब तो आपको सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। यस, एन एब्स्ट्रैक्ट पेरेंट मस्ट हैव एब्स्ट्रैक्ट चिल्ड्रन। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा एब्स्ट्रैक्ट चिल्ड्रन और नॉन एब्स्ट्रैक्ट चिल्ड्रन भी हो सकते हैं। नो क्या कह रहे हैं? एब्स्ट्रैक्ट पेरेंट मस्ट हैव नो चिल्ड्रन एट ऑल। तो ये तो गलत ही, इनहेरिट करोगे तभी तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को डिफाइन कर पाओगे। ऑल चिल्ड्रन ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट पेरेंट मस्ट बी नॉन एब्स्ट्रैक्ट। तो ये बात भी गलत है। कोई भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसके चिल्ड्रन एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं और नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। अगर सब चाइल्ड जो है एब्स्ट्रैक्ट है तो उसको उसके सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, what is an interface? तो देखो, a class with at least one abstract method, collection of abstract methods and constant, super class with abstract method, सब class with abstract method। तो देखो इसका आंसर क्या होगा? इंटरफेस क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ योर abstract methods and constant। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, देखो ये सब कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, लेकिन ये आपको कब आएंगे समझ में? जब आपको पता होगा पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है। इनको जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दे सकते। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है जावा के अंदर? एन ऑब्जेक्ट विच हैज एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। नहीं, ये तो एब्स्ट्रैक्शन का काम हो गया। मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म, ये तो कोई रिलेट ही नहीं होता। हाइडिंग अंडर अ डिफरेंट नेम, ये भी कोई इसका डेफिनेशन नहीं है। ऑप्शन डी देखो, द फीचर ऑफ डिसाइडिंग विच ओवररिडन मेथड विल बी यूज्ड एट द रन टाइम ऑफ अ प्रोग्राम। सो दिस इज करेक्ट। Polymorphism in Java is the feature of deciding which overridden method will be used at the runtime of a program. Okay, next देखिए, डायनामिक बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग। तो देखिए, जब हमने पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा था तब हमने आपको इसके दो टाइप्स बताए थे। पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका कंपाइल टाइम और एक होता है आपका रन टाइम। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम स्टैटिक बाइंडिंग और अर्ली बाइंडिंग भी बोलते हैं, और जो रन टाइम होता है इसको हम लेट बाइंडिंग और डायनेमिक बाइंडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपकी कौन सी होती है? ओवर रिडन वाले कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है ना, ओवर रीडिंग वाले। ठीक है, और जबकि कंपाइल टाइम में कौन सा आता है आपका? ओवरलोडिंग वाला। यहाँ पे हमसे क्या पूछा है? डायनेमिक बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग इज कनेक्टिंग द मेथड एंड पैरामीटर। नो, because of overridden method and the use of appropriate method during execution. Yes, dynamic binding is also is related to overridden method and it is the use of appropriate method during a execution means run time. Because of overloaded method नहीं, overloaded method की वजह से क्या होती है आपकी? compile time polymorphism होता है when formal parameters and actual parameters differ। तो ये होता है आपका call by value। ये चीज भी गलत है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। So that's it for this video. Almost 40 मिनट्स हो गए हैं और हमने 50+ MCQs कर लिए हैं। हम इसके और क्वेश्चंस लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर और उनको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि आप काफी क्वेश्चंस के आंसर अभी भी नहीं दे पा रहे तो आई रिक्वेस्ट कि पहले वीडियो लेक्चर्स जाके देखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए प्रोग्राम की, और फिर MCQs को आप वीडियोस देखिए MCQs की और टेस्ट कीजिए कि आपको कितने क्वेश्चंस आ पा रहे हैं। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।